आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 चोली के पीछे क्या है। कुछ टाइम पहले मैंने जावेद अख्तर जी का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने एक बात कही कि चोली के पीछे क्या है, इस गाने को बनाने वाले की गलती नहीं है, गलती उस जनता की है जिन्होंने इस गाने को पॉपुलर बनाया। और काफ़ी सही बात कही है उन्होंने, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी पर चलती है। जब किसी एक टाइप का गाना या मूवी या इन जनरल कंटेंट को जनता हिट बना देती है तो बनाने वाले को समझ आ जाता है कि ये चीज़ बाजार में बिकती है। बाकी फिर सप्लाई एंड डिमांड आपको पता ही है। क्या जावेद सर की बात सही थी? सारी गलती जनता की थी? क्योंकि अगर उस केस में गलती जनता की थी तो फिर आज भी पूरी गलती जनता की है। पुनीत अपने वीडियोस में जो चीजें करता है उसमें पुनीत की गलती नहीं है। आज उसको देखकर कम उम्र के बच्चे भी नाली में कूदने जैसे घटिया काम करके वीडियो बना रहे हैं। देखो, सारी गलती जनता की नहीं थी। उस गाने को बनाने वाला एक अथॉरिटी पे था। हर किसी के पास उस समय प्रोड्यूसर, स्टूडियो ये सब नहीं होता था। बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। फर्स्ट मूवर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो कुछ वल्गर चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है और बाद में उस चीज की डिमांड बढ़ती है, बैंड वैगन में और भी क्रिएटर्स वल्गर चीजें बनाते हैं, तो ये उस पहले क्रिएटर की गलती है जिसने वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। तो आप अगर शॉक वैल्यू वाली कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हो तो आप जनता बना रहे हो उस चीज की। अब इसमें से क्या बात सही है, जावेद सर वाली या मेरी वाली? ये जानने के लिए हमें समझना होगा कि इंसान के बिहेवियर की चोली के पीछे एक्चुअली क्या है। आज हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूशन थ्योरी। इसमें हम समझेंगे कि कैसे लोग अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को खुद को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लोग कॉजल एट्रीब्यूशंस मानते हैं खुद के और दूसरे लोगों के बिहेवियर यानी व्यवहार के लिए। बिहेवियर को तुम जिस प्रकार की व्याख्या दोगे उस ही तरह का तुम एक्शन लोगे। हैरल्ड केली के एट्रीब्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से लोग बिहेवियर की वजह 3 तरह की मानते हैं। पहली है पर्सन, उस इंसान के बारे में कुछ ऐसा जिसकी वजह से बिहेवियर सामने आया। दूसरा है एंटिटी, मतलब उस सिचुएशन में कुछ ऐसा था जिसने वो बिहेवियर कॉज किया, इंसान के कंट्रोल के बाहर। लास्ट है टाइम, उस ओकेजन में कुछ ऐसा था जो बिहेवियर का रीजन बना। अब ये तीनों एट्रीब्यूशंस 3 तरह के इंफॉर्मेशन से हमें मिलते हैं। पहला है कंसेंसस, मतलब क्या बाकी लोग भी सेम सिचुएशन में ऐसा बिहेव करते हैं। दूसरा है डिस्टिंक्टिवनेस, क्या दूसरी सिचुएशंस सेम बिहेवियर करवाती हैं। लास्ट है कंसिस्टेंसी, मतलब सिचुएशनल फैक्टर्स को अगर सेम रखा जाए तो बिहेवियर टाइम टू टाइम बदल रहा है या नहीं। एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई कॉमेडियन है जो हर जगह बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, एग्जाम्पल के लिए रमेश सैना। अब इसको अगर हम केली के फ्रेमवर्क से समझे तो हमें पता है कि लो कंसेंसस है, हर कोई नहीं कर रहा। दूसरी इन्फो हमारे पास है लो डिस्टिंक्टिवनेस, क्योंकि चाहे कोई इवेंट हो या खुद का शो या कोई म्यूजिक वीडियो, ये हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थर्ड इन्फो हमारे पास है हाई कंसिस्टेंसी। इस केस में केली का फ्रेमवर्क प्रिडिक्ट करेगा पर्सन इज कॉजिंग द बिहेवियर। ये दोनों चीजें हमने बदल के देख ली। ये कॉजल एट्रीब्यूशन का सबसे सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे जब साइकोलॉजी की डेप्थ में जाएंगे। कुछ बायसेस भी होते हैं ऑब्जर्वेशन में। अभी के लिए हम लोग बात करते हैं एक फैक्टर की जो कॉजल एट्रीब्यूशंस को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे बायस्ड हो या एक्यूरेट, बट करता है। उसको सोशल साइकोलॉजी में बोला जाता है सेलियंस। सेलियंस स्टिमुलस वो होता है जो तुम्हारी अटेंशन को ऐसे पुल करता है कि तुम नोटिस करते हो, चाहे इंटरेस्ट हो या नहीं। कोई स्टिमुलस जितना ज्यादा सेलियंट है उतना ज्यादा उसको कॉजल माना जाता है, मतलब एक बिहेवियर का कारण माना जाता है। हमेशा नहीं बट मोस्टली। तो बिहेवियर का कारण कई बार डिपेंड करता है कि तुम्हारी अटेंशन किस जगह है, और सेलियंस अटेंशन ग्रैब कर लेता है तो बिहेवियर भी कॉज कर देता है। 1978 का एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं जो कि टेलर और फिस्क ने किया था। इसमें 2 कॉन्फेडरेट बिठाए गए। कॉन्फेडरेट मतलब रिसर्च में हमारे साथ मिले हुए लोग। उन दोनों के अराउंड 6 ऑब्जर्वर्स बिठाए गए और उन 6 लोगों ने एक बातचीत सुनी इन दोनों के बीच में। एक तरह से एक पॉडकास्ट हुआ इन दोनों के बीच, जो इन 6 लोगों ने अलग अलग जगह बैठ के सुना। इस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट ये ऑब्जर्वर्स थे, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। इन सभी 6 लोगों ने सेम बातचीत सुनी जो कि इन दोनों के बीच हो रही थी। जो लोग बी के पीछे बैठे थे उनको ए का चेहरा दिख रहा था, तो उनके लिए ए ज्यादा सेलिएंट था। जो लोग ए के पीछे बैठे थे उनको बी का चेहरा दिख रहा था, और जो बीच में बैठे थे उनके लिए सब बराबर था। इस एक्सपेरिमेंट से टेलर और फिस्क ने ऑब्जर्व किया कि एग्जैक्टली सेम बातचीत सुनने के बाद भी ऑब्जर्वर्स की रेटिंग के हिसाब से जो बंदा उनकी विजुअल फील्ड में था, ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग उस कन्वर्सेशन की टोन सेट करने का कंट्रोल उसके ही पास था। जिस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी ये भी वही डिसाइड कर रहा था, और सामने वाला कब रिस्पॉन्ड करेगा ये भी उसके ही कंट्रोल में था। जो ऑब्जर्वर्स साइड लाइंस पर थे उनके लिए दोनों ही पर्सन इक्वली इन्फ्लुएंशियल थे। देखो, एग्जाम्पल तो बहुत ही स्टूपिड है चोली वाला, बट इन रियलिटी जब हम बिहेवियर नाम की चोली में झांक कर देखते हैं, हम कॉज ढूंढ रहे होते हैं, तब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बिहेवियर के बेसिस पर कई बार ये डिसाइड होता है कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह।
साल 2002 में लैसेटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे पता चला कि जब किसी सस्पेक्ट का पुलिस इंटरोगेशन वीडियो इस एंगल से रिकॉर्ड होता है जिसमें कैमरा एंगल सस्पेक्ट पर फोकस्ड होता है, तब लोगों के उस सस्पेक्ट को गुनहगार परसीव करने के या गुनहगार मानने के जो चांसेस होते हैं वो डबल हो जाते हैं। इस पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। डैन लैसेटर ने एक एक्चुअल इंटेरोगेशन केस पर रिसर्च किया था जो कि एक फॉल्स कन्फेशन था। मतलब पूछताछ करने वाले ने एक मासूम बंदे को मैनिपुलेट किया गुनाह कबूल करने के लिए। और तुम अगर उस फुटेज में देखोगे जिसमें सिर्फ सस्पेक्ट का चेहरा दिख रहा है तो तुम्हें भी वही गलत लगेगा। इस रिसर्च के बाद से न्यूजीलैंड ने एक पॉलिसी बनाई कि जो भी इंटेरोगेशन फुटेजेस रिकॉर्ड होंगी उसमें सस्पेक्ट और इंटेरोगेटर दोनों बराबर दिखने चाहिए। टेलर और फिस्क की रिसर्च से और भी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई, जैसे कि जब एक ग्रुप में कोई अकेला रेशियल माइनॉरिटी मेंबर होता है तब उसको परसीव किया जाता है एक बड़बोले या ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान की तरह, और उसी सेम ग्रुप में अगर और भी माइनॉरिटी रेस वाले आ जाएं तब उसको नॉर्मल परसीव किया जाता है। इनफैक्ट फीमेल्स ज्यादा कॉजल होती हैं जब वो किसी ग्रुप में अकेली फीमेल होती है। लोग कॉजल हो जाते हैं जब खुद को आईने में देखते हैं। तो इस सब से हमें पता चलता है कि कॉजल एट्रीब्यूशन सिर्फ लॉजिकल डिडक्शन पर डिपेंड नहीं करता, हमारे सेंसरी परसेप्शंस इसको अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो हम बनाते हैं वो कई बार हेल्प कर सकता है कॉजल एट्रीब्यूशंस के थ्रू बिहेवियर समझने में, बट इसमें भी गलती के चांसेस होते हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इतना आसान नहीं है कि सिर्फ एक चोली हटाकर उसको समझ लिया जाए। चोली के पीछे हो सकता है 3 इडियट छुपे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसी चोलियों की हेरा फेरी को। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके एल्गोरिदम की हेल्प कर दो ये वीडियो फैलाने में। धन्यवाद।